हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉन्सेप्ट पॉइंट। वेलकम टू डे 2 ऑफ आवर विकराल सीरीज। हम लोगों ने अपने चैनल पर कॉन्सेप्ट पॉइंट बाय उमा सर पर स्टार्ट किया है विकराल सीरीज। विकराल सीरीज में हम लोग क्लास 10th का जो बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं 10 मार्च को मैथमेटिक्स का, उनके लिए सारे के सारे टॉपिक को, मतलब जितने भी आपके सिलेबस में पढ़ना है वो सारे के सारे टॉपिक का डिस्कशन किया जा रहा है। और जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होंगे उस चैप्टर से, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होगा, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ही फोकस करते हुए, और जितना भी आपको कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को बूस्टअप करते हुए आपके नॉलेज को इन्हांस किया जाएगा, जिससे आप क्वेश्चंस का लेवल कुछ भी हो बोर्ड एग्जाम में, आप बहुत ही इजीली उस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो। इस बात का ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने स्टार्ट किया है विकराल सीरीज, और विकराल सीरीज का आज डे 2 है। डे 1 का लेक्चर हमारे चैनल पे विकराल सीरीज के रूप में, प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल है, जिसे आप जाकर देख सकते हैं। तो अगर बात किया जाए कि जैसे देखिए, हम लोगों ने क्या सोचा है कि जब तक कि आपका एग्जाम नहीं होता है, मतलब कि मैं बात करूं 10 मार्च का आपका एग्जाम है, उससे पहले 9 मार्च तक आपका जितने भी सिलेबस है, मतलब कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर, जितने भी चैप्टर्स हैं आपके 15 चैप्टर हैं, उन सभी चैप्टर्स के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन करते हुए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उन सभी का डिस्कशन करते हुए, जितने भी मुझे लगता है कि हाँ नहीं ये वाला क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, मैं उस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए आपके लिए विकराल सीरीज लाया हूं, जिससे जिन बच्चों का अगर मार्क्स अगर बहुत ही बेहतर परफॉर्म करना है, या तो जिन बच्चों का मार्क्स आपका प्री बोर्ड एग्जाम में बहुत ही कम आया था, तो उससे आप हाई कर सकते हो मेरे अगर विकराल सीरीज के साथ जुड़े रहते हो। और मैं विकराल सीरीज में डेली वीडियो अपलोड करूंगा 7:30 बजे शाम में, प्लेलिस्ट के रूप में हमारे चैनल पे अवेलेबल होगा, आप हमारे चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि लगता है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, उस तरह का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, लास्ट तक बने रहिएगा, आपको 110% मैं कह सकता हूँ आपको फायदा होने वाला ही है। सो देखा जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का क्वेश्चन से देखा जाए, और जितने भी कॉन्सेप्ट होगा उसे भी देखा जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशंस दिया गया है। तो पहला लीनियर इक्वेशंस दिया गया था आपका x + 2y + 5 = 0 लिखा गया है। सेकंड इक्वेशन दिया गया आपका -3x = लिखा गया था 6y - 1। अब इसके बारे में बताना है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन होगा, कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा, कि नो सॉल्यूशन होगा। चलो अगर मैं बात करूं तो कुछ ऐसा होता है कि अगर a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इससे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, हम लोग जानते हैं कि, ठीक है ना। और यदि अगर बात किया जाए कुछ ऐसा हो जाता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 अगर आ जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है, मेनी सॉल्यूशन बोला जाता है। और यदि ऐसा अगर आ जाता है कि यदि a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो इसे बोला जाता है नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कहा जाता है। और इस पर क्वेश्चंस ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ जो होता है वो इंटरसेक्टिंग होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ जो होता है वो कैसा बनता है, आपका इंटरसेक्टिंग बनता है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का जो ग्राफ बनता है, एक लाइन के ऊपर दूसरा लाइन बन जाएगा, इसे बोला जाता है कोइंसिडेंस लाइन, ठीक है। तो जब भी कंडीशन ऐसा बनता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, तो उसे बोला जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस का ग्राफ जो होगा वो कोइंसिडेंट्स होता है, ठीक है। और अगर बात किया जाए नो सॉल्यूशन का, तो इसका ग्राफ पैरेलल लाइंस होता है, ठीक है। और मैं अगर बात करूं तो इन दोनों में x का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में x का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है। इसलिए इन दोनों का एक स्पेशल नाम है कंसिस्टेंट, क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट भी बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं, ये जो लास्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं जिसमें पैरेलल लाइन बनता है, इसे हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां से बहुत सारी बातें समझ में आया कि यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो उसे बोला जाता है यूनिक सॉल्यूशन। और यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, तो इंटरसेक्टिंग होता है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर देगा, ठीक है ना। और यदि मान लीजिए कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ जाता है, तो उसे बोला जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन का ग्राफ जो होता है वो आपका
कोइंसिडेंस होता है, और यदि a1 बाई ए टू इज इक्वल टू b1 बाई बी टू इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 होता है तो उसे बोला जाता है पैरेलल, है ना, नो सॉल्यूशन, या तो उसका ग्राफ होगा जो पैरेलल लाइन होगा, ठीक है ना। और साथ साथ इन दोनों में x का वैल्यू फाइंड आउट किया जा सकता है, इसलिए इन दोनों को बोला जाता है कॉन्सिडेंट, है ना, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और जो लास्ट जहां पे पैरेलल ग्राफ बनेगा उनको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट, क्योंकि यहाँ से x और y का वैल्यू फाइंड आउट नहीं किया जा सकता है। चलिए अब देखिए, तो हम लोग को इसी बात को कंपेयर करना है, कोफिशिएंट को कंपेयर करने के बाद देखना है कि यहाँ पे किस तरह का सॉल्यूशंस हो गए, तो देखा जाए। देखिए इक्वेशन वन में लिखा गया था x प्लस टू बाई प्लस, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाए तब आप यहां से लिख सकते हो 3x प्लस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। चलिए सेकंड इक्वेशन की अगर बात किया जाए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब यहां से फाइंड आउट कर लो a1 बाई a2 का वैल्यू, तो a1 बाई a2 मतलब 1/3 हो गया। फिर आप फाइंड आउट कर लो b1 बाई b2, b1 बाई b2 कहने का मतलब क्या लिखोगे 2/6, चलो यहां से आ गया वैल्यू इसका 1/3। और सिमिलरली फाइंड आउट किया जाए c1 बाई c2, c1 बाई c2 का वैल्यू देखा जाए तो c1 बाई c2 मतलब कितना आ गया 5y माइनस 1 यानी कि -5, यानी कि यहां से कहा जा सकता है कि a1 बाई a2 का वैल्यू जो है वो b1 बाई b2 के इक्वल आया, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और इस तरह का जब भी कंडीशन होता है तो उसे बोला जाता है नो सॉल्यूशन, यानी कि इन दोनों में x और y का वैल्यू नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे आप लिखोगे नो सॉल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए, सेकंड नंबर में क्या दिया गया है, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिया गया है, ठीक है। लिखा गया पहला इक्वेशन देखो तो 2x इक्वल टू लिखा गया है 5y प्लस 6, तो इसे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे तो लिखे जा सकते हैं यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म में 2x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। सेकेंड इक्वेशन लिखा गया था आपका 15y इज इक्वल टू लिखा गया है 6x माइनस 18, ठीक है, तो इसे भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे जा सकते हैं यहाँ से 6x माइनस 15y माइनस 18 इक्वल टू 0, दिस इज कंडीशन नंबर 2 और ये हो गया कंडीशन नंबर 1। चलो अब आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो a1 बाई a2, क्योंकि यहाँ पे भी चेक करना है किस तरह ग्राफ होता है, तो a1 बाई a2 का वैल्यू फाइंड आउट किया जाए तब 2/6, अब इसका वैल्यू कितना आ गया 1/3 लिखा जा सकता है। चलिए अब यहाँ से फाइंड आउट कर लो b1 बाई b2 का वैल्यू, b1 बाई b2 मतलब -5 बाई लिख सकते हो आप -15, और इसका भी वैल्यू आ गया 1/3 आ गया। सिमिलरली अब फाइंड किया जाए c1 बाई c2 मतलब -6 बाई लिखोगे -18, इसका वैल्यू आ गया आपका 1/3। मतलब यहाँ से अगर देखा जाए तो हम लोग क्या पाते हैं कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि a1 बाई a2 का वैल्यू, b1 बाई b2 का वैल्यू और c1 बाई c2 का वैल्यू सब इक्वल आया। देखो सबका वैल्यू कितना है 1/3 है, इसलिए सारे के सारे इक्वल है, और जब सारे इक्वल आता है तो इससे बोला जाता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ग्राफ इसका बनता है कोइंसिडेंस, ठीक है ना। तो देखिए कैसा बना, तो कोइंसिडेंट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन फिर से दिया गया है ना। तो पहला पेयर इक्वेशन क्या लिखा गया था x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू लिखा गया 0। सेकेंड इक्वेशन लिखा गया था -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर से इसके बारे में बताना है कि किस तरह का इसका सॉल्यूशन होगा। तब चलो आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो a1 बाई a2 का वैल्यू, तो a1 बाई a2 यानी कि लिखे जा सकते हैं 1/-3, ओवरऑल आ गया इसका वैल्यू -1/3। चलिए इसके बाद फाइंड आउट किया जाए b1 बाई b2, b1 बाई b2 आप लिखोगे 2/-6 मतलब इसका वैल्यू आ गया -1/3। चलिए आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो c1 बाई c2 का वैल्यू, c1 कितना हो गया 5/1 यानी कि आ गया वैल्यू इसका 5। चलो अब यहाँ से देखा जा सकता है कि हम लोग कह सकते हैं कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, और इसका ग्राफ पैरेलल होता है और इस तरह के सॉल्यूशंस को बोला जाता है नो सॉल्यूशन, इसलिए लिखोगे आप नो सॉल्यूशन हो गया यहाँ से। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4th नंबर में क्या दिया गया है, द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशंस। जब देखो फिर से दिया गया है कि इक्वेशंस लिखे गए हैं, तो पहला इक्वेशन लिखा गया था 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 लिख सकते हो, और सेकंड इक्वेशन लिखा गया है 4x प्लस 8y माइनस 11 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से आप फाइंड आउट कर लो a1 बाई a2 का वैल्यू, तो a1 बाई a2 आ गया 3/4। फिर फाइंड आउट कर लो यहाँ से b1 बाई b2,
v1/v2 लिखा जा सकते हैं 2/8। चलो यहाँ से देखो, तो वैल्यू आ गया आपका 1/4। मतलब यहाँ से आप देख सकते हो कि a1/a2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू आया b1/b2। और जब इस तरह के होता है तो हम लोग बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। और इसका ग्राफ बनता है कैसा, इंटरसेक्टिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। तो कभी ग्राफिकली पूछा जा सकता है, तो कभी आपसे मैथमेटिकली पूछा जा सकता है, इन दोनों के बारे में। इसके बाद देखा जाए 5th नंबर, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू 2 लिखा गया था, x इक्वल टू 2, और दूसरा लिखा गया y इक्वल टू -3, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि इसका किस तरह का सॉल्यूशन होगा। तो चलो आप देखो, x इक्वल टू 2 ग्राफ से पता करोगे कि x इक्वल टू 2 एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो ये हो गया आपका y है, ये क्या हो गया आपका y डैश, ये हो गया आपका x डैश, और ये हो गया आपका x, और ये हो गया आपका ओरिजिन। चलिए अब आप देखो कि x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2 लिखा गया है, मतलब x इक्वल टू अगर समथिंग दिया हुआ होगा तो उसका उस लाइन का ग्राफ पैरेलल टू बाय एक्सिस होता है। तो x इक्वल टू 2 देखो 1 2 लगभग यहाँ पर इस तरह से लाइन बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखा जाए y इक्वल टू -3, y इक्वल टू -3, तो y इक्वल टू -3 का ग्राफ कहाँ से आएगा, तो y इक्वल टू -3 का ग्राफ लगभग यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पर दोनों मिल रहा है, ठीक है। तो अब इन दोनों का अगर सॉल्यूशन के बारे में बात किया जाता है तो x का वैल्यू हो जाता है आपका 2 और y का वैल्यू कितना होता, -3 होता। तब बोल रहा था किस तरह का होगा, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन कि नो सॉल्यूशन। तो 1 सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन क्या होगा, तो 2 और -3, मतलब x का वैल्यू ऑलरेडी 2 है और y का वैल्यू कितना होगा आपका -3 होगा, इसलिए 1 सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला गया, ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब ए फादर इज एक पिता जो है वो अपने बेटे की उम्र से 3 गुना है, ठीक है। तो अगर सपोज कर लिया जाता लेट सन्स एज बी एक्स ईयर, ठीक है ना। आप सपोज कर लो कि सन का एज एक्स ईयर है, इसका मतलब फादर्स एज, मतलब कहा जा सकता है कि फादर्स प्रेजेंटेज, इनफैक्ट फादर्स एज, तो फादर प्रेजेंट एज इसका मतलब हो गया दैट इज इक्वल टू हाउ मच, लिखे जा सकते हैं 3 टाइम्स है, यानी कि आप लिख सकते हो यहाँ से 3x ईयर। चलिए अब उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, इन 12 ईयर। अब देखो इन 12 ईयर ही विल बी, है ना, ए फादर इज 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन, ठीक है ना। चलो अब इसके इन 12 ईयर, तो इन 12 ईयर अगर मैं बात करूं 12 साल के बाद, तो आफ्टर 12 ईयर सन्स एज, तो बेटे का उम्र कितना हो जाएगा, तो जितना अभी है उसमें 12 ऐड हो जाएगा, यानी कि x + 12 ईयर हो जाएगा। तब देखो अब पिताजी का उम्र कितना होगा, तो उसमें भी ऐड करना पड़ेगा, यानी कि फादर्स एज आफ्टर 12 ईयर दैट विल इक्वल टू 3x प्लस लिखे जा सकते हैं 12। चलो अब इसके बाद देखो क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए कि इन 12 ईयर ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड इज सन। ही विल बी मतलब फादर का एज जो हो जाएगा, तो फादर का एज 3x + 12, फादर का एज जो हो जाएगा अपने बेटे का उम्र से दुगना हो जाएगा, ठीक है। विल बी ट्वाइस मतलब क्या होता है, दुगना। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन, तो दोनों का प्रेजेंट एज का सम कितना है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलो आप यहां से लिख सकते हो 3x + 12 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 2x + 24, मतलब यहां से कहा जा सकता है कि x इक्वल टू कितना आ गया, वैल्यू आपका 12 आ गया। मतलब सन का प्रेजेंटेज हो गया, सन्स प्रेजेंट एज इज हाउ मच, 12, और फादर का एज कितना हो जाएगा, तो 3 टाइम्स है, मतलब 36। अब दोनों का सम पूछा गया है, मतलब ऐड कर दो दोनों का एज को, तो जब दोनों का एज को ऐड करो तो कितना आ गया 48 ईयर्स, यानी कि आपका राइट आंसर होगा 48 ईयर्स। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7, क्या दिया गया है, इफ 17x - 19y, एक्चुअली में क्या लिखा गया है, 17x - 19y का वैल्यू दिया गया आपका 53,
और 19x माइनस 17y का वैल्यू दिया गया आपका 55, देन द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई। चलो आप देखो, तो पूछा गया था कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, तब आप क्या करोगे कि x का वैल्यू फाइंड आउट कर लो और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लो, और दोनों का वैल्यू जो आएगा उसे हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अब आप देखो, तो यहाँ पर अगर बात किया जाए इलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस तरह से बहुत सारे मेथड्स होता है जिसे आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं, देखो यहाँ पे कोफिशिएंट इंटरचेंज है, 17x लिखा गया, यहाँ देखो 17y लिखा गया है, कोफिशिएंट ऑफ x इंटरचेंज किया गया, साथ साथ कोफिशिएंट ऑफ y को भी इंटरचेंज किया गया दोनों इक्वेशंस में। तो जब इस तरह की क्वेश्चंस आते हैं तो एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना होता है और एक बार दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना होता है, ताकि इजीली क्वेश्चन सोल्व हो पाए। ठीक है, चलिए आप दोनों को एक बार ऐड कर दो। ठीक है ना, तो यानी कि 1 प्लस आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से 2, तो दोनों को ऐड किया जाए। जब आप ऐड करोगे तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं 36x माइनस 36y इज इक्वल टू, चलो आप यहाँ से ऐड करोगे तो इसका वैल्यू लिखा जाएगा 108। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है 36 कॉमन, तो x माइनस पाई इक्वल टू लिख सकते हो आप 108। चलो आप यहाँ से कैंसिल कर लो, यानी कि 3, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू आ गया आपका 3, कंडीशन नंबर हो गया 1। चलिए इसके बाद देखिए कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 के लिए आपको क्या करना होगा कि दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया जाए। सब्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है, साइन चेंज कर देना होता है। चलो आप साइन चेंज कर लेते हैं, माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। चलिए अब आप देखो यहाँ से, तो 17x माइनस 19x दैट इज इक्वल टू माइनस 2x, और यहाँ से देखो तो ये प्लस हो गया, तो प्लस हो गया तो क्या लिखे जाएंगे यहाँ से माइनस 2y, माइनस 2y इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से माइनस 2। ठीक है ना, 53 माइनस 53 माइनस 55 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, माइनस 2। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि माइनस 2 कॉमन लिया जाए, तब आप लिख सकते हो x प्लस वाई इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से माइनस 2। चलो आप देखो माइनस 2 से माइनस 2 गया, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि कहा जा सकता है कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना होगा 1, यानी कि राइट आंसर विल बी ए, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर, देखा जाए 8 नंबर, द वैल्यू ऑफ k फॉर बीच द पेयर ऑफ इक्वेशंस। देखो यहाँ पे दो इक्वेशंस दिया गया है। पहला इक्वेशन क्या लिखा गया था, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा गया है, और सेकंड इक्वेशन के बारे में बात किया जाएगा तो सेकंड इक्वेशन दिया गया है आपका 2x प्लस k बाई माइनस 3 इक्वल टू 0 लिखा गया है। ठीक है, x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस के वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 हैव नो सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है, मतलब कि एक भी सॉल्यूशन नहीं है, तो k का वैल्यू क्या होगा। चलो आप इसके लिए हम लोग जानते हैं कि कैलकुलेट किया जाए a1 बाई a2, तो a1 बाई a2 कितना आएगा 1/2। फिर आप कैलकुलेट कर लो यहाँ से b1 बाई b2, तो b1 बाई b2 आप लिख सकते हो 1/k, और c1 बाई c2, चलिए c1 बाई c2 का वैल्यू लिखे जा सकते हैं -4 बाई -3, यानी कि आपका आ गया 4/3 आ गया। तो देखो क्या लिखा गया, हैव नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के लिए हम लोग पढ़े जानते हैं कि फॉर नो सॉल्यूशन लिखा जाता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 लिखा जाता है। चलो आप a1 बाई a2 मतलब 1/2 इज इक्वल टू लिख सकते हो आप 1/k इज नॉट इक्वल टू 4/3 लिख सकते हो। चलो आप यहाँ से k का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसीलिए इक्वल टू को इक्वेट किया जाए, तो 1/2 इक्वल टू आप लिख सकते हो 1/k, मतलब k का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया, हेंस द वैल्यू ऑफ k विल बी 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होने वाला है। चलिए उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9th, द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन। मतलब देखो आप, तो यहां से लिखा गया है x इक्वल टू -5 लिखा गया है और y इक्वल टू लिखा गया 6, तो इन दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है ना, दोनों का सॉल्यूशन क्या होगा, तो एक्चुअली में ये जो दिया गया है इसका ग्राफ ड्रॉ किया जाए। ठीक है, चलो आप जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तो x का वैल्यू कितना लिखा गया था -5, जब x इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है इसका लाइन पैरेलल टू x एक्सिस होता है, x इक्वल टू कुछ भी दिया होगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस का इक्वेशन लिखा जाता है x इक्वल टू कुछ भी, x इक्वल टू a। ठीक है ना, एक्चुअली में देखो x इक्वल टू -5 है तो इसका लाइन जो होगा वो पैरेलल टू बाई एक्सिस होगा, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है ना, ये जो हो गया ये ग्राफ हो गया x इक्वल टू -5 का, और y इक्वल टू 6 मतलब y इक्वल टू 6 का ग्राफ ऐसा होगा, ये ग्राफ हो गया y इक्वल टू 6 का। तो y इक्वल टू कुछ भी दिया हुआ है तो उसका ग्राफ बनाना है पैरेलल टू x एक्सिस, y इक्वल टू समथिंग इज गिवन, if y equal to something is given then its graph will be parallel to x axis।
ठीक है ना। तो इसलिए y इक्वल टू 6 का ग्राफ हमने पैरेलल टू x एक्सिस ड्रॉ कर लिया। ये x डैश है और ये आपका हो गया x और ये y आपका ये y डैश और ये ओरिजिन आपका, ठीक है। चलिए अब देखो, जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट करता है वही पॉइंट उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है ना। तो दोनों ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देखा जाए -5 और 6 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसका सोल्यूशन होगा -5, 6, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होने वाला है। चलिए इसके बाद देखा जाए 10th नंबर में क्या दिया गया है, बोला गया है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो यहाँ पे दिया गया लीनियर इक्वेशंस फिर से लिखा गया है। तो पहला इक्वेशन क्या लिखा गया था, 3x + 5y इक्वल टू लिखा गया 8, और सेकंड इक्वेशन लिखा गया था आपका kx + 15y इक्वल टू लिखा गया 24 हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब ये जो इक्वेशंस लिखा गया है इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दिया गया है, तब आप लिखोगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू लिखा जाता है c1/c2 फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए a1/a2 यानी कि 3/k इज इक्वल टू b1/b2, मतलब आप लिखोगे 5/15 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब 8 लिखोगे आप 24। चलो आप देखो यहाँ से तो लिखे जा सकते हैं 3/k इज इक्वल टू लिख सकते हो आप यहाँ से 1/3 इक्वल टू 1/3, मतलब यहाँ से कहा जा सकता है कि k का वैल्यू 9 होगा, k इक्वल टू 9। इन दोनों को इक्वेट जब कर लोगे यहाँ से लिखे जा सकते हैं 3/k इक्वल टू लिखा जा सकता है आपका 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर k का वैल्यू हो जाएगा 9, इसलिए वैल्यू ऑफ k विल बी 9, का ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही आंसर होने वाला है, ठीक है। यानी कि इस तरह के क्वेश्चन जो होगा वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा कि जहां पर है ना टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में बात किया जाए कि a1/a2 में जो कोफिशिएंट कंपेयर करके लिखा जाता है उस तरह के क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 11th, द वैल्यू ऑफ x एंड y सेटिस्फाइंग द इक्वेशंस। देखो यहाँ पे फिर से लिखा गया है, दो इक्वेशन दिया गया है। अब पूछा गया कि x और y का वैल्यू क्या होगा। पहला इक्वेशन लिखा गया था आपका, फर्स्ट इक्वेशन इज गिवन 32x प्लस लिखा गया था 33y इक्वल टू लिखा गया आपका 34, और सेकंड इक्वेशन की अगर बात किया जाएगा तो सेकंड इक्वेशन में लिखा गया है 33x प्लस 32y इक्वल टू लिखा गया आपका 31। चलो अब आप ये हो गया कंडीशन नंबर 1 और ये हो गया कंडीशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को अगर देखा जाए तो कोफिशिएंट इंटरचेंज किया गया। देखो 32x है, यहाँ पे 32y है, 33y यहाँ पे 33x लिखा गया है। जब कोफिशिएंट इंटरचेंज होता है तो एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, यानी कि 1 प्लस कर लो आप 2, दोनों को ऐड किया जाए। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्या लिखा जाएंगे, यहाँ से लिखा जा सकता है 65x प्लस 65y इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ से 65, मतलब यहाँ से 65 कॉमन आप ले लो, तो 65 कॉमन लोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू लिखा जा सकता है यहाँ से 65 लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से कहा जा सकता है x प्लस वाई इक्वल टू 65/65, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू आ गया आपका 1। कंडीशन नंबर 3 आप सपोज कर लो इसे, ठीक है। चलिए उसके बाद अब एक और करो इक्वेशन, क्या करो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाए। जब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, साइन चेंज कर देना। चलो 33 का साइन चेंज तो माइनस हो गया, 32 का साइन चेंज तो माइनस हो गया, इसका भी साइन चेंज कर लो तो माइनस हो जाएगा। 32 माइनस 33 दैट विल इक्वल टू माइनस एक्स, 33 माइनस 32 दैट विल इक्वल टू प्लस वाई, और 34 में से आपका 1 गया, 34 में से 1 गया तब आपका बच गया +3, ठीक है ना। ये हो गया कंडीशन नंबर कौन सा, 4 हो गया। चलो आप यहाँ से x और y का वैल्यू कैलकुलेट करना है। इसके लिए क्या किया जाए कि दोनों इक्वेशंस, अगर मैं बात करूँ इक्वेशन नंबर 3, तो इक्वेशन नंबर 3 जो आया वो x प्लस वाई इक्वल टू आया आपका 1, और यहां से देखो आप तो x माइनस वाई इक्वल टू आप लिख सकते हो -3 लिखा जा सकता है। एक हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3 है, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। चलो आप दोनों को ऐड कर लो यहाँ से, ठीक है ना। तो जब आप ऐड करोगे तो x दोनों ऐड हो गया तो 2x, अब बाई से बाई गया तो यानी कितना बच गया आपका 2, तो इसलिए x का वैल्यू आ गया आपका 1, इसलिए वैल्यू ऑफ x विल बी 1। अब y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे कि अब y का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में आप रख दो, इक्वेशन नंबर 3 में, तो पुट x इक्वल टू कितना 1 इन इक्वेशन नंबर 3। चलो आप रख दो यहाँ पे, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू लिखे जाएंगे 1, यानी कि देखो आप तो y का वैल्यू कितना आ गया 1, सॉरी y का वैल्यू कितना हो गया 0, इसलिए y का वैल्यू कितना होगा 0 होगा, यानी कि ऐसा ऑप्शन देखा जाए, एक मिनट सॉरी यहाँ पे -2 होना चाहिए था, तो यहाँ -1 होता, ठीक है ना। चलो आप एक मिनट, तो इक्वेशन नंबर 3 में रखा जाए x इक्वल टू -1, यानी कि -1 प्लस वाई इक्वल टू लिख दोगे आप यहाँ से 1, मतलब यहाँ से वाई इक्वल टू लिखे जा सकते हैं
बाई इक्वल टू लिखा जा सकता है आपका 2, इसलिए सॉल्यूशन होगा -1 कॉमा आपका बाई का वैल्यू आता है 2, यानी कि -1, 2 होने वाला है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही था। यानी कि जब भी देखो कोफिशिएंट इंटरचेंज करके रहेगा तो एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है और एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। नहीं तो अगर मान ले इलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो 32 से मल्टीप्लाई 33 से मल्टीप्लाई करने के बाद तो आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा टीडियस टू सॉल्व हो जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान में रखना है और दोनों इक्वेशंस को ऐड करने के बाद और सब्ट्रैक्ट करने के बाद बनाना है। तो टेंशन नहीं लेना है। क्लास अगर मैं बात करूं सिर्फ और सिर्फ आपको 10 तारीख तक हमारे साथ जितने भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं उन सभी वीडियोज को आप देखते रहोगे, धीरे धीरे कंसेप्ट आपका स्टप होगा और मैं कह सकता हूं कि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही बेहतर जाएगा। सिर्फ टेंशन नहीं लेना है, लेकिन हाँ ध्यान से पढ़ते रहना है, चीज़ों को मेमोराइज करते रहना है, फॉर्मूला जितने भी है उस सबको रिकैप करना है, डेली फार्मूला को रिवाइज करना है। तो देखोगे धीरे 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 आपके अंदर परिवर्तन आना चालू हो जाएगा। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए, 12th में क्या दिया गया था, द टू लाइन्स गिवन टू बी पैरेलल। देखो यहाँ पे दो लाइन है जो पैरेलल दिया गया है, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ द लाइन इज। अब देखो दो लाइन होता है, एक लाइन ये है एक लाइन ये है, दोनों एक दूसरे का पैरेलल है, इसमें से किसी एक का इक्वेशन दिया गया है। तो देखो एक इक्वेशन किसी एक लाइन के इक्वेशन क्या लिखा गया, 3x माइनस 2y इक्वल टू लिखा गया था 5, द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। तब पूछ रहा है कि सेकेंड लाइन के इक्वेशन क्या होगा। तो देखो पैरेलल लाइन के लिए कंडीशन क्या पढ़े हम लोग कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू लिखा जाता है c1 बाई c2। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, जब इस बात का ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y को सेम रखेंगे लेकिन कांस्टेंट वैल्यू चेंज हो सकता है। मतलब इस लाइन का इक्वेशन आप लिख सकते हो 3x लिखा जा सकता है, यहां से 3 यहां से लिख सकते हो आप 3x माइनस 2y, सिर्फ आप कांस्टेंट की जगह पर कुछ भी रख सकते हो यानी कि प्लस लैम्डा। तो देखो एक ऐसा कहां लिखा गया 3x माइनस 2y होना चाहिए, 3x माइनस 2y। चलो आप देखो तो 3x माइनस 2y कहीं भी नहीं लिखा गया है, ठीक है ना एक्चुअली में। तो देखो 3x माइनस 2y, तो एक काम किया जाए कि 3x माइनस 2y, देखो आप यहां पर देखो ये इक्वेशंस को आप देखोगे तो यहां पर क्या किया गया है कि -4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप। तो -4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखा जाएगा -12x, और यहां से क्या लिख सकते हो आप +8y, और कांस्टेंट जब कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे लैम्डा 18 लैम्डा कुछ भी 100 या तो कुछ भी लिखा जा सकता है। यानी कि ऐसा कहां लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट को इक्वल रख देना है, ठीक है ना, कोफिशिएंट को, यानी कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ये a1 a2 और b2 के जगह पर चेंज होगा, कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके हो सकता है 3 से 4 से या तो 5 से, कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे, कांस्टेंट की जगह पर कुछ भी आप लिख सकते हो वहां पे, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर 14, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू ए। पहला इक्वेशन दिया गया x इक्वल टू ए, दूसरा इक्वेशन दिया गया y इक्वल टू ए, ग्राफिकली रिप्रेजेंट द लाइन व्हिच आर। अब देखो x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू कुछ भी होगा तो उसका लाइन, उस लाइन का ग्राफ जो होता है वो पैरेलल टू बाई एक्सिस बनता है। हम लोग जानते हैं द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस विल बी x इक्वल टू ए, तो x इक्वल टू ए हो गया, y इक्वल टू बी इधर हो गया। तो दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो a और b पर, तो इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b, तो इंटरसेक्टिंग एट a कॉमा b, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 15, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, है ना। तो यहाँ पे देखो इक्वेशंस दिया गया है, क्या लिखा गया है x प्लस बाई माइनस 4 इक्वल टू 0 लिखा गया है, और दूसरा इक्वेशन क्या लिखा गया है, दूसरा इक्वेशन लिखा गया 2x प्लस के बाई इक्वल टू लिखा गया था 3, हैज नो सोल्यूशन। ये जो देख रहे हैं आप इसका नो सोल्यूशन लिखा गया है। तो चलो आप एक्चुअली में हम लोग जानते हैं कि फॉर नो सोल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, नो सोल्यूशन के लिए लिखा जाता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू लिखा जाता है c1 बाई c2। चलिए आप देखो a1 बाई a2 मतलब 1 बाई 2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 मतलब 1 बाई k इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, यानी कि लिख सकते हो आप यहाँ से -4 बाई -3, यानी कि यहाँ से अगर मैं बात करूं तो लिखे जा सकते हैं 1 बाई 2 इक्वल टू 1 बाई k, इसलिए k का वैल्यू होगा आपका 2, इसलिए द वैल्यू ऑफ k विल बी 2। तो देखा जाए ऐसा कहाँ लिखा गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए 16th नंबर में क्या दिया गया है, द वैल्यू ऑफ
फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। मतलब जो इक्वेशंस दिया गया है इसमें नो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो नो सोल्यूशन के लिए हम लोग जानते हैं कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू लिखा जाता है c1 बाई c2 लिखा जाता है। चलो आप लिखो यहाँ से a1 बाई a2 मतलब 3 बाई लिखोगे आप यहाँ से 2k माइनस 1 इज इक्वल टू लिखोगे आप यहाँ से 1 बाई के माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू लिख सकते हो आप 1 बाई 2k प्लस 1। चलो आप यहाँ से इक्वेट किया जाए यानी कि 3 बाई 2k माइनस 1 इज इक्वल टू लिख दो आप 1 बाई के माइनस 1। चलो आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 3k माइनस 3 इक्वल टू लिखा जा सकते हैं 2k माइनस 1। चलिए अब इसके बाद देखिएगा 3k माइनस 2k इक्वल टू माइनस 1 प्लस 3, मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो k इक्वल टू लिखा जा सकते हैं यहाँ से 2, इसलिए द वैल्यू ऑफ k विल बी 2, यानी कि द वैल्यू ऑफ k विल बी 2 इन दिस केस। उसके बाद देखा जाए ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। अब देखो इस इक्वेशंस का ग्राफ बनाना है, ठीक है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x माइनस बाई इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2 बाई माइनस 12 इक्वल टू 0 यूजिंग दिस ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। उसके बाद इसका यूज कर करके हम लोग को x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इस तरह की क्वेश्चन जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें भी आएगा 3 मार्क्स में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ VVI, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ग्राफ का क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आने का चांस बहुत ही ज्यादा है, ठीक है ना, इसलिए ग्राफ के क्वेश्चंस को ढंग से प्रैक्टिस करके आपको जाना है, क्योंकि ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस आना ही आना है आपके बोर्ड एग्जाम में। अगर मैं बात करूं 10 तारीख जब आप एग्जाम में बैठोगे उसमें। चलिए देखिए तो क्या दिया गया है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो देखो पहला इक्वेशन जो लिखा गया था वो लिखा गया है x माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसके लिए क्या करोगे आप, पहले टेबल बनाया जाता है, ठीक है ना, तो टेबल बना लो आप। तो टेबल इस तरह से कुछ बनाया जाए, टेबल जब आप बनाओगे तो कुछ इस तरह से टेबल बनेगा, ठीक है। चलो आप देखो यहाँ पर लिख दो आप x और यहाँ पे लिख दो y। चलिए अब देखिएगा x और y लिखा गया यहाँ पर। अब देखो तो इस टेबल को कैसे कंप्लीट किया जाता है, तो इक्वेशन से x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y लिख लो या तो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x लिख दिया जाए, आपकी मर्जी है ना। x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y या तो y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x, या एक और शॉर्टकट तरीका है कि क्या करो कि पहले x का वैल्यू 0 कर लो। x का वैल्यू कितना कर लेना आपको 0, पुट x इक्वल टू 0। तो जब x इक्वल टू 0 रखोगे तो समझो कि 0 माइनस बाई प्लस 1 इक्वल टू हो गया 0, मतलब यहां से लिखे जा सकते हैं माइनस 1, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 1, यानी कि जब x 0 होगा तो y कितना आएगा 1 आएगा। फिर अब उल्टा करो, अब y का वैल्यू 0 रख दो, y का वैल्यू कितना रख देना है 0। तो जब y का वैल्यू 0 रखोगे समझो कि y वाला ढक गया, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, मतलब कि इधर जब जाएगा तो कितना आ गया माइनस 1, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया माइनस 1 आ गया। उसके बाद देखो सेकंड इक्वेशन के बारे में बात किया जाए। सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा गया था 3x प्लस 2y और लिखा गया आपका माइनस 12 इक्वल टू लिखा गया 0। चलिए इसके लिए भी आप टेबल बना लो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टेबल बनाओगे, यहां लिख देना आपको x और यहां पे लिख देना है y। अब x का वैल्यू 0 रख दो, y का वैल्यू कैलकुलेट करो, फिर y का वैल्यू 0 रख दो, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। चलिए तो पहले बात x का वैल्यू 0 रखा जाए। x का जब वैल्यू 0 हो गई तो समझो कि x वाला टर्म ढक गया, इसको नहीं देखना है अब आपको, तो सिर्फ क्या बचेगा 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, मतलब यहां से y का वैल्यू कितना लिख जा सकते हैं 6। क्यों, क्योंकि आप समझ लो कि जब x का वैल्यू 0 रख रहे हो तो x ढक गया, x को नहीं दिखना है, तो आपको क्या दिखेगा, सिर्फ दिखेगा 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 दिखेगा, मतलब यहां से y इक्वल टू कितना आ गया आपका 6 आ गया, 2y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 6 हो जाएगा, ठीक है। फिर अब उल्टा करना है, y का वैल्यू क्या रख दो आप 0, y का वैल्यू कितना रख देना है 0। जब आप y का वैल्यू 0 रख दोगे समझो कि y वाला टर्म्स ढक गया, जब y वाला टर्म्स ढक जाएगा तो क्या बचेगा 3x माइनस 3x इज 3x इक्वल 3x माइनस 12 इक्वल टू 0, मतलब यहां से x का वैल्यू कितना आ गया आपका 4 आ गया, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया यहां से आपका 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको रख रख के चेक कर लेना है, एक बार x का वैल्यू 0 रख देना है, y कैलकुलेट कर लेना है, y का वैल्यू 0 रख देना है, x कैलकुलेट कर लेना है। इसके बाद क्या करोगे, इन दोनों को ग्राफ पेपर पर दिखा देना है, ठीक है ना। चलो आप देखो तो मैं यहाँ पे ग्राफ पेपर बनाता हूँ, ग्राफ बनाता हूँ।
चलिए तो ग्राफ बनाया जाए। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ठीक है। चलो उसके बाद देखो तो इसके बाद है ना, इसके और नंबरिंग कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बाई एक्सिस, यहाँ पे लिख दोगे बाई, डाउनवर्ड में बाई डैश एक्स डैश, और यहाँ पे लिखा जाता है आपका एक्स, ठीक है ना। ये ग्राफ पर होना चाहिए एक्चुअली में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा है ना क्या दिया गया है, यहाँ पर देखो होता है एक्चुअली में 1, फिर यहाँ पर 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो 1 2 3 4, ठीक है। इधर में अगर बात किया जाए -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ -1 -2 -3 -4 इस तरह से बनता है, ठीक है। चलिए अब अगर बात किया जाए तो x का वैल्यू कितना ले दिया गया है 1, x का वैल्यू 0 तो बाई 1, तो x का वैल्यू 0 बाई 1, तो x का वैल्यू 0 बाई 1 यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। फिर x का वैल्यू -1, तो x का वैल्यू -1 बाई 0, तो ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया जाए, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो आप इस तरह से, ठीक है। चलिए चलो ये हो गया। उसके बाद देखिए सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन क्या है, x का वैल्यू 0 बाई 6, x का वैल्यू 0 तो बाई 6 यानी कि यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि आपका 0,6, x का वैल्यू 0 बाई 6 ये हो गया। उसके बाद देखो तो x का वैल्यू 4 बाई 4, तो x का वैल्यू 4 बाई 0, तो यानी कि ये वाला पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो आप, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। चलिए आप देखो इस तरह से लाइन बनेगा। अब देखो जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है, जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करता है वही इसका सॉल्यूशन कहलाता है। तो देखा जाए कि ऐसा कहां पर हो रहा है, ठीक है। चलो आप देखो तो यहां पर लगभग मेरा ग्राफ जो है वो सही से नहीं बन रहा है, यानी कि यहां पर कहा जा सकता है कि x का वैल्यू होगा आपका 2, x का वैल्यू लगभग यहां पर देखो 2 और y का वैल्यू ले लेना है 3, तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लो 2। देखो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो x इक्वल टू 2 हो गया, y इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। और ये सही है, कैसे सही है, यहां पर आप रख सकते हो x का वैल्यू रख दो 2, तो 2 -3 +1, देखो आप यहां से -1 +1 इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए सही है। सेकंड इक्वेशन के लिए भी सही होगा, x का वैल्यू 2 रख दोगे, 3 × 2 6, और 2 × 3 कितना आ गया 6, 6 + 6 12, 12 - 12 यानी कि ये आप यानी कि इसका सोल्यूशन होगा x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। यानी कि जब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलता है तब आपको ग्राफ ड्रॉ कर लेना है, और उससे पूछता है कि सोल्यूशन क्या होगा, तो सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन विल बी गिवन बाय द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो ये देखो दोनों कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटरसेक्ट कर रहा है 2,3 पर, इसलिए x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना। तो अब आपको लिखना पड़ेगा कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए इसके बाद देखा जाए, है ना। और मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 16 इस तरह के, मैं ये नहीं कहता हूं कि हाँ यही क्वेश्चन पूछेगा, हाँ इस पर बेस्ड कुछ डेटा वेरी कर सकता है, कुछ ऐसा वैल्यू देगा, है ना, यहाँ पर डाटा वेरी करके दे सकता है, लेकिन हाँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एग्जाम में एक आना ही आना है, ठीक है। चलिए इसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 17, a fraction become 1/3 when 2 is subtracted from the numerator and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the numerator, find the fraction। तो पहली बात फ्रैक्शन नहीं मालूम है तब आप लिखोगे यहां से लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। चलिए अब इसके बाद क्या बोला गया है, बोला गया है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator। न्यूमिनेटर तो हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शन लिखा जाता है न्यूमिनेटर, अब बाई लिखा जाता है आपका डिनोमिनेटर लिखा जाता है, यानी कि न्यूमिनेटर हो गया x। तब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि when 2 is subtracted from the numerator, मतलब कि x -2 कर दो और डिनोमिनेटर को रहने दो,
तो ऐसा अगर होता है तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/3, यानी इक्वल टू 1/3 लिखा जाएगा। मतलब यहां से लिख सकते हो आप 3x माइनस 6 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं बाई। ठीक है, मतलब यहां से अगर ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो 3x माइनस बाई इक्वल टू 6, कंडीशन नंबर 1 हो गया। चलिए इसके बाद देखिए क्या बोला गया है, एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर। मतलब x अपॉन बाई डिनोमिनेटर में 1 आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो फ्रैक्शन हो जाता है 1/2, मतलब इक्वल टू 1/2 लिखाएगा। मतलब आप लिख सकते हो 2x इक्वल टू बाई माइनस 1। ठीक है, चलिए अब यहां से अगर मैं बात करूं तो यहां से लिखे जा सकते हैं 2x माइनस बाई इक्वल टू लिखा जा सकता है आपका -1। ये हो गया कंडीशन नंबर आपका 2। चलिए अब इन दोनों से x और y का वैल्यू सिर्फ फाइंड आउट कर लेना है। चलो अब मैं दोनों इक्वेशंस को एक साथ यहाँ पर लिखता हूँ। तो देखिए क्या लिखा गया था, 3x माइनस बाई इज इक्वल टू लिखा गया 6, और सेकेंड इक्वेशन लिखा गया 2x माइनस बाई इक्वल टू लिखा गया था -1। अब दोनों मतलब ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन से x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग को लगाया जाए एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, वो साइन चेंज कर लिया जाए। देखो ये +2 है, साइन चेंज माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाए 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x का वैल्यू हो गया x। देखो बाई से बाई कैंसल आउट हो गया और यहाँ से लिख सकते हो आप 7, यानी कि x का वैल्यू हो गया 7। ठीक है, तो अब लिखोगे पुट x इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब x की जब रख दीजिए 7 इन इक्वेशन नंबर 1। चलो आप रखो यहाँ से, तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कौन सा है, ये ऊपर वाला, यानी कि 3 इंटू 7 माइनस बाई इक्वल टू लिख सकते हैं यहाँ से 6। मतलब ओवरऑल अगर बात किया जाएगा तो यहाँ से लिखे जा सकते हैं माइनस बाई इक्वल टू 6, है ना, 6 माइनस लिखे जा सकते हैं 6 माइनस 21, मतलब माइनस बाई इक्वल टू लिखा गया -15, यानी कि बाई का वैल्यू आ गया आपका 15 आ गया। ठीक है ना, यानी कि यहाँ से कहा जा सकता है कि x का जो वैल्यू आया वो आपका आया 7 और बाई का वैल्यू कितना आया, 15 आया। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका x और बाई का वैल्यू। लेकिन आपसे क्या पूछा गया था, फ्रैक्शन, क्या पूछा गया था, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन हम लोगों ने क्या लिखा था, x अपॉन बाई, तो x का वैल्यू कितना आया 7/15, और ये हमारा सही आंसर होगा, यानी कि रिक्वायर्ड फ्रैक्शन विल बी 7/15, 7/15 होगा। चलिए इसके बाद देखा जाए, इस तरह से हम लोगों ने आज के टॉपिक में, आज के क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक देखा, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। विकराल सीरीज के अगले दिन, मतलब कि डे 3 के दिन मैं डिस्कस करूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको सिर्फ मेरे साथ बने रहना है। मेरे वीडियो को मेरा वीडियो डेली शाम 7:30 बजे अपलोड होगा, जिसे आपको क्या करना है कि डेली आपको देखना है। ठीक है ना, देखने के बाद आपके अंदर धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आएगा, जो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके लिए बोर्ड एग्जाम में। अगर कॉन्फिडेंस आपका बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं कह सकता हूँ कि आपका बोर्ड एग्जाम में बहुत ही बेहतर नंबर आने वाला है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अगले क्लास में मिलेंगे, वहाँ पे भी अगले और भी इंटरेस्टिंग बातें की जाएगी, है ना। अब अगले क्लास में मिला जाएगा।